हेलो डियर स्टूडेंट्स, रविंद्र आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जो है आपका स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे करेंसी के बारे में, और हमने जो था उसमें लीगल टेंडर्ड करेंसी और डिटेल में डिस्कस किया था। लीगल टेंडर्ड करेंसी क्या होती है, किस प्रकार से जो है वो इशू की जाती है, हमने डिटेल में जो था हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने बता दिया था आपको कि जो लीगल टेंडर करेंसी होती है वो करेंसी होती है जिसको कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था या कोई बैंक उसको लेने से कभी मना नहीं कर सकता, और यदि कोई मना करता है देन इट इज़ ए क्रिमिनल। जैसे मैंने बहुत क्लियरली मैंने बता ही दिया था ये चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ जो दूसरी करेंसी हमारी आती है दैट इज़ कॉल्ड, जो बहुत चर्चा में रहती है, सेकेंड इज कॉल्ड हाई पावर्ड करेंसी, उच्च शक्ति मुद्रा। जो हमारी उच्च शक्ति मुद्रा होती है, ये जो होती है हमारी जितनी भी पेपर करेंसी जो होती है, करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक, करेंसीज issued by the central bank are called high powered currencies। यानी कि भारत किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक जो करेंसी इश्यू करता है वो क्या है, हमारी हाई पावर्ड करेंसीज है। यानी कि 2 रुपए से लेकर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें भारत में ₹2 से लेकर ₹2000 तक का करेंसी नोट, ये क्या है हमारी हाई पावर्ड करेंसी। यानी कि वो करेंसी जो बाजार में चलती है, यानी कि जनता उसको अपने पास रखती है और बैंकों में जमा रहती है, और आवश्यकता पड़ने पर यदि आरबीआई चाहे तो उस करेंसी को चेंज भी कर सकता है भारत सरकार के कहने पर। दैट इज कॉल्ड आवर हाई पावर्ड करेंसी। इसकी एक और वैल्यू माना जाता है, इस जो करेंसी होती है हाई पावर्ड करेंसी, इसकी एक होती है विदाउट, इसको हम बोलते हैं विदाउट एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका ये कह सकते हैं होता है, इसका कोई पुनः खरीदमान नहीं होता, पुनः खरीदमान नहीं होता। यानी कि ये क्या होती है, यानी कि ये गवर्नमेंट के या आरबीआई के विश्वास के ऊपर जो है ये करेंसी चलती है। यानी कि हम जैसे हम सिंपल सी बात करें, हमारा 2000 रुपए का करेंसी नोट, जो हमारा 2000 रुपए का जो करेंसी नोट है, ये एक पेपर क्या है, एक लास्ट क्लास मैंने बताया था, ये क्या है, केवल एक पेपर का टुकड़ा है। लेकिन इस पर क्या किया गया है भारत सरकार का, इसको गारंटी कर दिया गया है। यानी कि ये भारत सरकार के एक विश्वास के ऊपर जो है ये करेंसी चलती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी देश को भारत सरकार की करेंसी के ऊपर विश्वास समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, इस करेंसी की वैल्यू अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि इस करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाए तो इसको बाजार में कोई खरीदार भी इसको नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करें पुराने 2000, जब हमने 8 नवंबर 2016 को जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था 500 रुपए के नोट का और 1000 रुपए का नोट था। यानी कि यदि अब किसी व्यक्ति के पास वो 500 या 1000 रुपए का करेंसी नोट यदि पड़ा हुआ है तो अब उसकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है, ना तो उसका बैंक लेगा, ना भारत सरकार लेगी, और ना ही उस करेंसी को मार्केट में ही चलाया जा सकता है या बेचा जा सकता है। यानी कि जो हाई पावर करेंसी होती है इसका कोई पुनः खरीदमान नहीं होता। यानी कि यदि उस करेंसी की वैल्यू समाप्त हो जाए तब उसके बाद उसको कोई, जैसे हम बात करें जैसे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है।
चाहे वो 25 पैसे का, चाहे वो 50 पैसे का सिक्का हो वर्तमान में, या 10 रुपए का सिक्का हो, या 20 रुपए का सिक्का जो मैंने बताया था नया आया है। यानी कि यदि ये सिक्के मार्केट में हैं और यदि भारत सरकार इन सिक्कों को बंद कर देती है, तब भी इनके बदले में कुछ जो है इनकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। दैट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड करेंसी। ये वो करेंसी है जो बाजार में जो है हमें जो है वो विश्वास के ऊपर जो है वो चला करती है। नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज कॉल्ड जो नेक्स्ट जो आपकी जो करेंसी आएगी, करेंसी बहुत प्रकार से होती है, लेकिन हम एक और नाम देते हैं, एक और आता है हमारा, एक्चुअली दैट इज नॉट करेंसी, दैट इज कॉल्ड नियर मनी, जिसको हम नाम देते हैं सन्निकट मुद्रा। सन्निकट मुद्रा, सन्निकट मुद्रा का मतलब होता है वो करेंसी या पेपर या डॉक्यूमेंट, इसकी एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअली इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज एक्चुअली नॉट अ करेंसी, इट इज एनी पेपर और डॉक्यूमेंट, एनी पेपर और डॉक्यूमेंट which can be used as currency and has the value इक्वल टू करेंसी। यानी कि वो पेपर या डॉक्यूमेंट जो हम करेंसी की जगह पर यूज कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू करेंसी। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? यानी कि कोई भी ऐसा पेपर या डॉक्यूमेंट, मान लीजिए हम किसी पेपर पर लिख दें 500 रुपया और उसको 500 रुपए के बराबर ही मान लिया जाए, देन इट इज कॉल्ड नियर मनी। जैसे हम बात करते हैं चेक, 500 रुपए का चेक, इसको हम 500 रुपए की करेंसी के बदले में यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो ₹500, दैट इज कॉल्ड द चेक और द नियर मनी। या हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली ये तो और भी बड़ा प्रूव्ड है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, पहले ही जो है बैंक को पेमेंट कर दी है, यानी कि ये तो पूरा सिक्योर डॉक्यूमेंट हो जाता है एक प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट। या हम बात करते हैं हुंडीज, पुराने जमाने में जो था हुंडीज चला करती थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नियर मनी। या हम बात करते हैं मनी इन डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमाओं में रखा हुआ पैसा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का कोई पैसा यदि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में है, तब उसकी जो पास जो पैसा है देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द आवर नियर मनी। यानी कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसको हम मनी के स्थान पर प्रयोग कर सके, वैल्यू मनी के बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड द नियर मनी। और एक और जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ये ना केवल नियर मनी है, बल्कि हम इनको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट मनी, यानी कि साख मुद्रा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की साख के ऊपर निर्भर करते हैं। सपोज कीजिए यदि मुझे किसी व्यक्ति से पेमेंट लेनी है और मुझे वो कैश के बदले यदि चेक लेता है, तो मैं उसका जो चेक है तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मुझे पता होगा कि मुझे उससे जो है
पैसा जो है उसका जो चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा, नेचुरली बात है। और बस मैंने बता ही दिया, डिमांड ड्राफ्ट तो अपने आप में खुद एक क्रेडिबिलिटी को शो करता है, क्योंकि यहां पर जो भी डिमांड ड्राफ्ट जो आपको देता है उसने पहले ही बैंक में जाकर अपनी पेमेंट जो है वो कर दी है। सो दैट इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द नियर मनी। इसके बाद आजकल जो हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज वन मोर करेंसी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है ये प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा? प्लास्टिक मुद्रा का मतलब होता है, इसमें दो ही चीज लेते हैं, वन इज कॉल्ड डेबिट कार्ड एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर नोन एज द प्लास्टिक मनी, क्योंकि ये जो है हमारी जो प्लास्टिक मनी है इसको जो है ये डिनोट करते हैं। अब जब हम प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो यहां पर आजकल आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक मनी है इसमें आपने तीन टर्म सुने होंगे। एक आपने सुना होगा मास्टर कार्ड, एक आपने सुना होगा वीजा कार्ड एंड थर्ड इज कॉल्ड रुपए कार्ड। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड एंड रुपए कार्ड। व्हाट इज दिस मास्टर, वीजा और द रुपए? आपने देखा होगा जब आप बैंक से आप कार्ड इशू करवाते हैं तो या तो वो आपको मास्टर कार्ड देता है या वीजा कार्ड देता है, या आजकल जो है हमने खुद का अपना कार्ड निकाला है, दैट इज कॉल्ड रुपए कार्ड। सो एक्चुअली जो याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो रुपया हो, दीज आर ओनली द पेमेंट गेटवेज, यानी कि जिनके थ्रू जो है हम जो है अपने खाते से या बिना खाते से जो है पेमेंट्स को जो है वो कर सकते हैं। और ये केवल और केवल जो है ये कंपनीज हैं जिनके थ्रू जो अपने इस कार्ड्स को इश्यू करती हैं और अपने कार्ड्स को ये बैंकों के थ्रू जो है वो क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। भारत सरकार ने अपने खुद का एक कार्ड चलाया, दैट इज कॉल्ड रुपए। दिस इज इंडियाज इंडिजीनस कार्ड। ये भारत सरकार का स्वदेशी कार्ड है। रुपए इज, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज रुपए, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज रुपी पेमेंट कार्ड। इसका जो पूरा नाम है दैट इज रुपए पेमेंट कार्ड। और ये भारत का जो है अपना खुद का कार्ड है। और रुपए जो भारत का जो कार्ड है इट इज मेंटेन्ड बाई NPCI। हमारा जो रुपया कार्ड है इसको जो है NPCI जो है वो मेंटेन करता है। NPCI इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत का जो है एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो है एक इसका जो है बॉडी है। इट इज सब्सिडरी ऑफ RBI। ये RBI की सब्सिडरी के रूप में जो है ये काम करता है, दैट इज NPCI। और भारत में जितना भी रुपया कार्ड है इसको जो मेंटेन करने का काम करता है दैट इज NPCI। और आपने एक और टर्म सुना होगा आजकल, भीम। भीम इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय
NPCI। आपने एक टर्म और सुना होगा अभी, भीम इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भारत का अपना खुद का जो है एक जो है पेमेंट गेटवे है, दैट इज भीम। और ये जो काम करता है किस सिस्टम पे काम करता है, दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, अपना नाम सुना होगा यूपीआई। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक यूनिफाइड मींस एकीकृत, यानी कि एक सिंगल पेमेंट सिस्टम बना दिया गया, यानी कि जितने भी सिस्टम यूपीआई के साथ कनेक्टेड हैं, हम वहां पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आवर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो भीम है, भीम हो चाहे पेटीएम हो या एयरटेल का जो पेमेंट गेटवे है वो सब हो, सभी के सभी जो है वो काम करते हैं, किसके थ्रू काम करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के तहत जो है ये सारी की सारी चीजें जो है एक साथ जो है ये काम करते हैं। सो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द आरबीआई। कि भारत में ये डिटेल था कि भारत में किस प्रकार से जो आरबीआई है वो करेंसीज को इश्यू करता है, करेंसीज को मेंटेन करता है, सारा कुछ जो था वो इसके अंदर डिटेल में जो हमने डिस्कस किया। अब जब हम करेंसी की बात करते हैं तो हम यहां पर एक और चीज का डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, हमने बहुत बार सुना होगा यहां पे एक टर्म, दैट इज ब्लैक मनी। काला धन। व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी मीन्स अनअकाउंटेड कैश, यानी कि सिंपल सी भाषा में बिना लेखा जोखा का नगद। यानी कि हमने, हमारे पास जो इनकम है या इनकम के जो सोर्स है, हमारे पास जो मनी है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसका कोई ऑथोराइज सोर्स नहीं है, देन इट इज कॉल्ड द अनअकाउंटेड कैश। और जो अनअकाउंटेड है कैश है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। और भारत सरकार जो है वो इसी अनअकाउंटेड कैश को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो प्रयासरत रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ब्लैक मनी है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत अधिक तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि जब हमारे पास अनअकाउंटेड कैश होगा, यानी कि सरकार के पास, सरकार को यह मालूम नहीं है कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना धन है। अदरवाइज सरकार यह मान के चलती है, अगर सरकार के पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो सरकार यह मान के चलती है कि जो इनकम है या जो मनी का फ्लो है वो सभी लोगों के बीच एक समान रूप से रेगुलेटेड है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अब जब ब्लैक मनी जो होती है वो हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए बहुत अधिक कार्यरत प्रयासशील रहती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास ब्लैक मनी है तब क्या करेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर भी हम जो है हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग कि सरकार ये प्रयासरत रहती है कि जो ब्लैक मनी है उसे नियंत्रण में किया जाए। और ये माना जाता है कि 8 नवंबर 2016 जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, विमुद्रीकरण किया, उसके जो 3 जो प्रमुख कारण बताए गए, जिसका पहला कारण था कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी,
काले धन पर नियंत्रण जो था वो इसका जो था वो प्रमुख है। दूसरा बताया गया कंट्रोल ऑन फ्लो ऑफ फेक करेंसी, जो नकली मुद्रा है उस पर नियंत्रण लगाना। ये दो जो थे ये मुख्य कारण बनाए गए और ये माना जाता है कि जो ब्लैक विश्व में आतंकवाद के बढ़ोतरी का कारण जो है वो ब्लैक मनी ही है। यदि माना जाता है कि यदि ब्लैक मनी पर, काले धन पर नियंत्रण लगा दिया जाए तो आतंकवाद पर काफी हद तक अपने आप ही नियंत्रण लगाया जा सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब केवल यह ब्लैक मनी ही है जो विश्व में आतंकवाद को या इलीगल ट्रांजैक्शंस को जो है वो बढ़ावा देती है। और यदि हम ब्लैक मनी पर या फेक करेंसी पर, नकली मुद्रा पर अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी विश्व की बहुत सारी समस्याएं जो हैं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। प्लस इसके अलावा विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको नियंत्रण में करने के लिए जो है वो सबसे अधिक आसानी होगी। सो दैट इज द रीजन कि सरकार जो है वो ब्लैक मनी पर जो है वो नियंत्रण लाने के जो है वो लगातार प्रयास करती है। दूसरा एक और चीज की हम डिस्कस कर सकते हैं यहां पर कि हमने कई बार एक टर्म और सुना होगा, जब हम ब्लैक मनी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्विस बैंक। कई बार हम चर्चा करते हैं स्विस बैंक नहीं, एक्चुअली इट इज स्विस बैंक्स। व्हाट इज स्विस बैंक्स? एक्चुअली याद रखिएगा, पहली बार समझिए, स्विस बैंक इज नॉट स्विस बैंक, इट्स स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स हैं उनको नाम दिया जाता है, जो पता ही होगा आपको, स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये माना जाता है कि जो स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स हैं वहां पर जो, ये आपको पता ही होगा कि बैंकों की एक खासियत होती है कि बैंक अपनी जानकारियां अपने ग्राहक के अलावा किसी और को नहीं देते। और यह माना जाता है कि स्विट्जरलैंड का में एक सिक्रेसी एक्ट चलता है, सिक्रेसी एक्ट 1935, और यह माना जाता है कि वह विश्व का सबसे मजबूत एक्ट है जिसके अंतर्गत जो किसी भी खाते की या कोई भी ऐसी सूचना जो है सार्वजनिक करना या किसी अन्य को व्यक्ति को देना, दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और ये मानते हैं कि जो स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स हैं इस एक्ट के अंतर्गत जो है अपने ग्राहकों की, जितने भी कस्टमर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं, उनका कोई भी डाटा जो है वो लीक नहीं करते। और ये माना जाता है जब डाटा लीक नहीं होते, इसी के कारण से कि वहां पर जो इलीगल जो मनी है वहां जाकर क्या हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। सो जिससे क्या होता है कि वहां से बाद में धन का प्रयोग जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में या अन्य इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए जो है वो प्रयोग किया, चाहे वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या कोई भी और जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उन सब में जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया तो हमने स्विस बैंक्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लगाम लगाई। लेकिन याद रखिएगा, यह एक गलत धारणा है कि हमारे यहां पर डीमोनेटाइजेशन होने से स्विस बैंक्स में रखे हमारे मनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश जमा कर देते हैं बैंक का, जब वो पैसा किसका हो जाता है, बैंक का हो जाता है। या जब हम बात करें, जब मान लेते हैं कोई एक्स इंडियन किसी व्यक्ति ने स्विट्जरलैंड में अपना पैसा जमा करवाया होगा तो क्या किया होगा, उसको क्या किया गया होगा, उसको स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। यानी तो स्विस में कन्वर्ट कर दिया गया होगा तो यानी कि अब जो पेमेंट जो अब किस में की जाएगी, दैट विल बी इन स्विस फ्रैंक्स। यानी कि भारत सरकार को वो जो पेमेंट है वो स्विट्जरलैंड की जो कि मैंने पहले बताया आपको, ये समझाया मैंने अभी कि जो करेंसी होती है, हाई पावर करेंसी जो होती है वो गवर्नमेंट के विश्वास के ऊपर चलती है। यानी कि मान लीजिए किसी भी देश के पास XYZ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, उनके पास मान लीजिए 2016 में जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, उन देशों के पास हमारी जो करेंसी थी, जो 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी थी, उन्होंने भी एक्सचेंज करवाई ही होगी 100%, जो कि भारत सरकार ने बंद कर दी। भारत सरकार ने क्या किया होगा,
उन करेंसीज को भी क्या किया होगा, एक्सचेंज किया होगा 100%। और जब भारत सरकार ने उन करेंसीज को एक्सचेंज किया होगा तो अब ऑटोमेटिकली जो स्विट्जरलैंड के बैंक्स के पास जो भारतीयों ने अपना राशि जमा करवाया गया था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया होगा, वो स्विस करेंसी में जो क्या हो गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा। दूसरी एक और अवधारणा हमारे यहां पर मानी जाती है कि स्विट्जरलैंड के बैंक, जानिए स्विट्जरलैंड में एक नहीं, जैसे हमारे यहां अनेकों बैंक है, स्विट्जरलैंड में 2018 तक जो थे कुल बैंकों की संख्या थी करीब 144 बैंक्स। वहां पर स्विट्जरलैंड में जो बैंकों की संख्या थी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो विदेशी हो, या वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो, वहां पर जितने टोटल 144 बैंक थे। और हमारे यहां पर एक अवधारणा है कि स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जो ब्लैक मनी जो जमा है वो सबसे ज्यादा किसकी है, वो इंडियंस की जमा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह माना जाता है कि स्विट्जरलैंड में जो ब्लैक मनी जो जमा है उसका जो सबसे अधिक जो ब्लैक मनी अगर बात करें इन स्विस बैंक्स जो जमा है, इसमें नंबर 1 पर जो है यहां पर जो नंबर 1 पर जो देश है जिसका पैसा सबसे जमा है, दैट इज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो स्विस बैंक्स में जो पैसे जमा है वो ब्रिटेन के सबसे ज्यादा है। और अगर हम 2018 के ही डाटा की बात करें तो 2018 में, अगर 2019 का डाटा जो है रिलीज नहीं किया गया स्विस बैंक्स के द्वारा, 2018 में भारत जो था स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पैसा जमा करवाने में 84वें नंबर पर था, जो इंडियंस का पैसा वहां पर जमा था। करीब अगर हम बात करें ब्रिटेन की बात करें तो उनका करीब 401 बिलियन डॉलर जो था, जो 401 बिलियन स्विस फ्रैंक्स जो थे वहां पर जमा थे, जबकि भारतीयों के जो थे वो थे अराउंड 1 बिलियन स्विस फ्रैंक्स, यानी कि मुश्किल से ग्रेट ब्रिटेन का 400वां हिस्सा जो था वो भारत का जो था स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जमा था। क्लियर? सो दैट इज आई अंडरस्टैंड वन थिंग। लेकिन ब्लैक मनी को कंट्रोल करने भारत सरकार ने काफी सारे प्रयास किए हैं और विमुद्रीकरण भी जो था ये एक गवर्नमेंट का ही स्टेप था ताकि ब्लैक मनी को कंट्रोल में लाया जा सके, पहली चीज। दूसरी याद रखिएगा, डीमोनेटाइजेशन। एक और इस पे क्वेश्चन आता है कि डीमोनेटाइजेशन कौन करता है? क्या भारत सरकार करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, या आरबीआई करता है, या आरबीआई की सिफारिश पर गवर्नमेंट करती है? ऐसा बस मान लीजिएगा डीमोनेटाइजेशन। मैं पहले सबसे पहले जब हमने करेंसी की क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने को बताया था कि भारत में जितनी भी करेंसी जारी की जाती है वो वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के निर्देश के ऊपर जारी की जाती है। यानी कि भारत में करेंसी को चलाने का, बंद करने का सारा अधिकार भारत सरकार के पास है। यदि भारत सरकार चाहे तो कभी भी किसी भी करेंसी को किन्हीं भी कारणों से क्या कर सकती है, डीमोनेटाइज कर सकती है। यानी कि 2008 नवंबर 2016 को जो भारत सरकार ने जो 500 और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट जो बंद किए, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया था वो भारत सरकार के द्वारा लिया गया था, ना कि आरबीआई के द्वारा। बस केवल आरबीआई जो है भारत सरकार के जो आदेश होते हैं उनको जो है वो पालन जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो करवाता है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। सो दैट इज द आवर करेंसी पार्ट की, किस प्रकार से भारत में किस प्रकार से जो करेंसी जो है वो इश्यू की जाती है और जो है वो जारी की जाती है। सो दैट इज द मेजर वर्क ऑफ द आरबीआई, कि इस प्रकार से जो आरबीआई है भारत में जो है करेंसी जारी करता है, नियंत्रित करता है और उसके अनुसार जो है वो कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में करेंसी के पार्ट में, और जो नेक्स्ट क्लास में जो है हम आरबीआई का जो है हम दूसरी गतिविधि प्रारंभ करेंगे कि आरबीआई दूसरा नंबर तो काम क्या होता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। जब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।